So this is module 4th, wave optics, and this is the first part of this module. In this part, we are to study interference in uniform thin film, introduction to wave-shaped film, and necessity of extended source. So let's start. Interference of light. तो हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में ये यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझा हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब एक लाइट सोर्स से जब दो सोर्स S1 और S2 जो कि स्लिट्स की हेल्प से आपने डेवलप किए हुए हैं, जब इनसे दो लाइट वेव्स निकलती हैं तब सुपरपोजिशन के रीजन में कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं इंटेंसिटी मिनिमम ऑल्टरनेटिवली होती है, जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं। तो इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस फिनोमेना बोलते हैं। और ये जो पैटर्न मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का आप देख रहे हैं, इसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोल रहे हैं। तो आइए इस इंटरफेरेंस की डेफिनेशन को भी समझते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जब दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट वेव्स को हम मोनोक्रोमेटिक भी बोलते हैं, और जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले सोर्सेज को हम कोहेरेंट भी बोलते हैं। तो जब ऐसे दो वेव्स जो कि मोनोक्रोमेटिक हैं और कोहेरेंट भी हैं, जब एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन के रीजन में मैक्सिमम और मिनिमम ऑल्टरनेटिवली फॉर्म होते हैं। इस फिनोमेना को ही हम इंटरफेरेंस फिनोमेना बोलते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस होने के लिए या इंटरफेरेंस फिनोमेना होने के लिए लाइट सोर्सेज का मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होना ज़रूरी है। अगर दो सोर्स कोहेरेंट भी हैं और मोनोक्रोमेटिक भी हैं, तभी उनमें इंटरफेरेंस होने की पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। तो हमने अभी देखा हुआ है कि जब मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स मीडियम में सुपरपोजिशन करती हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम ऑल्टरनेटिवली मिलती है। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का रीज़न है, जहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है। और जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस आपको दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ हम बोलते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या है। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों वेव्स का जो पाथ का डिफरेंस है वो वेव लेंथ का इंटीजर मल्टीपल हो। यानी पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल होगा तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आएंगे, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो अगर इस कंडीशन को हम फेज डिफरेंस के टर्म में देखना चाहें, तब वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ये है कि दोनों वेव्स को सेम फेज में मिलना चाहिए। तो n इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग कोई फेज डिफरेंस नहीं है, n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग 2 पाई का फेज डिफरेंस है। 2 पाई के फेज डिफरेंस के बाद दोनों वेव्स सेम फेज में फिर मिलती हैं और कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बनाती हैं। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा की कंडीशंस हैं। अब देखते हैं मिनिमा कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जहाँ डार्क फ्रिंज बन रही है वहाँ दोनों वेव्स पाई के फेज डिफरेंस पे मिल रही हैं। यानी कि इनका जो फेज डिफरेंस है वो पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, ऑड मल्टीपल में। दूसरा आप देख रहे हैं कि दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 शो किया है। तो लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस पर ये पहला मिनिमा यानी पहली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फ्रिंज आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। तो इसकी कंडीशन को देखते हैं। तो देखिए, कंडीशन मिनिमा की यह है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा। और अगर इसको फेज के टर्म में बोलें तो जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स का वो पाई का ऑड मल्टीपल होगा। इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को हम समझते हैं। तो अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस के टाइप्स क्या है। तो इंटरफेरेंस को बेसिकली दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, एंड सेकंड, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट को देखते हैं। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि यंग्स का ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है। इसमें एक वेवफ्रंट को S1 और S2 दो स्लिट्स की हेल्प से दो वेवफ्रंट में डिवाइड किया है, और इन दोनों वेवफ्रंट में सुपरपोजिशन होने से इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो इसके एग्जांपल्स
हम देख रहे हैं कि यंग्स का डबल स्लिट इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसी टाइप से फ्रिजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट एंड लेयर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट से जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो वेव फ्रंट को डिवाइड करके हम फाइंड करते हैं। अब सेकेंड टाइप बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो हम ये देख रहे हैं कि जब किसी एक लाइट रे के एम्पलीट्यूड को हम डिवाइड कर दें और उनमें इंटरफेरेंस क्रिएट हो, तब इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम इंटरफेरेंस बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। तो आप डायग्राम में ये दिख रहे हैं कि एक सो फिल्म है, उस सो फिल्म पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और सो फिल्म की अपर सरफेस से उस लाइट का रिफ्लेक्शन या और रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्टेड रे लोअर फिल्म की सरफेस पे पड़ती है और यहाँ से फिर उसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइट जब अपर सरफेस पे पड़ती है तो अपर सरफेस में उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रीजन में दो लाइट वेव्स मिल रही हैं जो कि एक ही सोर्स से डेवलप की गई हैं, तो ये कोहेरेंट होंगी और उनमें जब सुपर पोजिशन होगा तब इंटरफेरेंस बनेगा। तो ये इंटरफेरेंस चूँकि एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ थिन फिल्म से हमारा मतलब है ऐसी फिल्म जिसकी थिकनेस विजिबल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की हो, जो कि नियरली 5500 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट होती है। तो देखते हैं इस टाइप के एम्पलीट्यूड से डिवीज़न, एम्पलीट्यूड के डिवीज़न से जो इंटरफेरेंस मिल रहा है उसके एग्जांपल्स देखते हैं। सोप बबल्स में जो आपको कलर्स दिखाई देते हैं, ऑयल फिल्म में जो कलर्स दिखाई देते हैं वो इसी टाइप के इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। न्यूटन रिंग्स भी जो फॉर्म हो रही हैं वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से ही फॉर्म हो रही हैं। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में भी जो इंटरफेरेंस आपने ऑब्जर्व किया था वो भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का ही एग्जाम्पल है। तो हम थिन फिल्म से रिफ्लेक्शन के लिए स्टोक्स लॉ को समझते हैं। तो स्टोक्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई लाइट रे थिन फिल्म की डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे में पाई का फेज चेंज क्रिएट हो जाएगा या λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं, देखिए एक थिन फिल्म है, इस फिल्म का मीडियम डेंसर है, ये फिल्म एयर में रखी हुई है। इस फिल्म पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट रे का इस फिल्म की सरफेस से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। रिफ्रैक्टेड रे जब फिल्म की लोअर सरफेस पे पड़ती है तो इस सरफेस से भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जब अपर सरफेस की तरफ जाती है तो अपर सरफेस की बाउंड्री से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और उसका रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो इस तरीके से इंसिडेंट रे का थिन फिल्म में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखिए कि जो रे फर्स्ट है, फर्स्ट रे थिन फिल्म की डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस रे में पाई का फेज चेंज क्रिएट हो जाएगा या λ/2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी टाइप से हम ये देख रहे हैं कि जो रे 2 है वो रे 2 रेयरर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि इसके नीचे का मीडियम रेयर है, तो रेयरर मीडियम की सरफेस की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। इसी टाइप से हम ये देख रहे हैं कि जो रे 3 है वो रे 3 भी रेयरर मीडियम की सरफेस की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें भी कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टोक्स के अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट में ही पाई का फेज चेंज क्रिएट होता है। रेयर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट में कोई भी फेज चेंज क्रिएट नहीं होता। तो यूनिफॉर्म थिन फिल्म में इंटरफेरेंस को समझते हैं। एक थिन फिल्म हमने कंसीडर की हुई है। थिन फिल्म से हमारा मतलब है ऐसी फिल्म जिसकी थिकनेस वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर की है। यूजुअली ये थिकनेस हम 5500 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट कंसीडर करते हैं। तो एक थिन फिल्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका म्यू है। यूनिफॉर्म थिक फिल्म है इसकी थिकनेस टी कंसीडर की हुई है। इस फिल्म पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है जो कि ए बी है। बी पॉइंट से लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्टेड लाइट बी सी डायरेक्शन में है और रिफ्रैक्टेड रे बी डी डायरेक्शन में है। बी सी और बी डी रेज नॉर्मल से जो भी एंगल बना रही हैं वो दिखाया गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। डी पॉइंट पर जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है फिल्म की लोअर सरफेस पे, वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्टेड रे बी डी ई है और रिफ्रैक्टेड रे
आपको शो की गई है। ई पॉइंट पर जो कि फिल्म की अपर सरफेस है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होके रिफ्लेक्टेड मीडियम में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे ई एफ है जो रिफ्लेक्टेड रीजन में मिल रही है। इसी टाइप से रिफ्रैक्टेड रे फिल्म में ई पॉइंट से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई थी वो रिफ्लेक्टेड रे लोअर सरफेस पे पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हम दिख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रीजन में बी सी और ई एफ दो रेज मिलती हैं। ये दोनों एक ही सोर्स से डेवलप की हुई हैं, कोहेरेंट होंगी, तो इनके सुपर पोजिशन से इंटरफेरेंस पैटर्न रिफ्लेक्टेड रीजन में देखने को मिलेगा। इसी तरह से ट्रांसमिटेड रीजन में जो रेज हैं वो भी पैरेलल हैं और जब उनमें सुपर पोजिशन होगा तो ट्रांसमिटेड रीजन में भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो हम रिफ्लेक्टेड रीजन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रीजन में लाइट रेज आप देख रहे हैं ई जी ई पॉइंट से बी सी रे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो ई जी के बाद जो रेज हैं जी सी और ई एफ दोनों पैरेलल हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल है। तो जो भी पाथ का डिफरेंस होगा वो इससे पहले पहले ही होगा। तो हम दोनों रेज में पाथ का डिफरेंस फाइंड करेंगे कि रिफ्लेक्टेड रेज में जो रेज है उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस होगा बी पॉइंट से लाइट का जो लॉन्गर पाथ है वो फिल्म के अंदर है और शॉर्टर पाथ है वो रिफ्लेक्टेड रीजन में बी सी रेखा है जो कि बी जी है। तो हम दोनों पाथ का डिफरेंस निकालेंगे। बी डी और डी ई फिल्म में पाथ है और बी जी एयर में पाथ है, तो ये डिफरेंस है। अगर फिल्म के पाथ को हम म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो एयर के इक्विवेलेंट ये पाथ आ जाता है। अब हम बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं और स्नेल्स लॉ से साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। साइन आई और साइन आर की वैल्यू हम ट्राइंगल बी जी ई और बी एच ई से फाइंड कर रहे हैं। इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं और हमें बी जी इक्वल्स टू म्यू एच ई ये रिलेशन मिल रहा है। तो इस बी जी की वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में रखेंगे तो जो पार्ट डिफरेंस होगा वो पार्ट डिफरेंस ये है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर फाइनली हमारा रिजल्ट ये आ रहा है डेल्टा इक्वल्स टू म्यू जे डी प्लस डी एच जो कि जे एच है। तो हम जे एच की वैल्यू को ट्राइंगल बी जे एच से फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में कॉस आर जे एच अपॉन बी जे है और बी जे जो है वो फिल्म की थिकनेस की डबल वैल्यू है। तो इस तरीके से हम बी जी को 2t कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करने पे जो पाथ डिफरेंस हमें रिफ्लेक्टेड रीजन का मिला है वो है 2 म्यू टी कॉस आर। अब हम ये देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रीजन में जो दो रेज हमें मिल रही हैं बी सी और ई एफ, उन रेज में जो फर्स्ट रे है बी सी वो डेंसर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस रे पे स्टोक्स लॉ अप्लाई करेंगे तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस रे में पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा या लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस। तो रिफ्लेक्टेड रीजन में जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा स्टोक्स लॉ को अप्लाई करने के बाद वो ये है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2। तो हम इस तरह से ये देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज में जो नेट इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2 है। अब अगर ये पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तब कंस्ट्रक्टिव पैटर्न इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज बन रही होगी। तो अब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना चाह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रीजन में। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस हमने अभी फाइंड किया हुआ है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2, उसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी। इसको रखने पर हमारी ये वैल्यू हमें मिल रही है 2 म्यू टी कोस आर इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अगर हम 2n प्लस 1 की जगह माइनस रखें तो देखिए ये वैल्यू है, तो प्लस 1 माइनस 1 कुछ भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रीजन में जो इंटरफेरेंस
की कंडीशन है थिन फिल्म के लिए, वो कंस्ट्रक्टिव के लिए वो 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू 2n प्लस 1 या माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। हमें पता है कि ये इंटरफेरेंस के डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। तो अब पार्ट डिफरेंस, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2 कैलकुलेट किया है, उसको हम इस पार्ट डिफरेंस के इक्वल कर रहे हैं, तो हमें ये कंडीशन मिल रही है। तो 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू n लैम्डा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है रिफ्लेक्टेड रीजन के लिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या-क्या आई हैं। हम ट्रांसमिटेड रीजन में थिन फिल्म से इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो देखिए ये थिन फिल्म है और ट्रांसमिटेड रीजन की रेज को यहाँ टी और टी1 से शो किया गया है। ट्रांसमिटेड रीजन के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2 म्यू टी cos r है। ट्रांसमिटेड रीजन की किसी भी रे में स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा, तो इसलिए जो नेट पाथ डिफरेंस है वो 2 म्यू टी cos r ही होगा। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, तो उससे कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। तो पार्ट डिफरेंस हमने 2 म्यू टी cos r लैम्डा का ऑड मल्टीपल रखा लैम्डा बाई 2 का, तो उससे ये कंडीशन आई है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसमिटेड रीजन में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की ये कंडीशंस है। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि ट्रांसमिटेड रीजन की जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशंस हैं वो रिफ्लेक्टेड रे की कंडीशंस के जस्ट अपोजिट है। रिफ्लेक्टेड रे में जो कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी, ट्रांसमिटेड रीजन में वही कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, और रिफ्लेक्टेड रीजन में जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी, ट्रांसमिटेड रीजन में वही कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो थिन फिल्म है, थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड रीजन में और ट्रांसमिटेड रीजन में जो इंटरफेरेंस है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये देखते हैं कि थिन फिल्म में जो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं रिफ्लेक्टेड रीजन और ट्रांसमिट रीजन में वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये कोई थिन फिल्म है और थिन फिल्म का ये रिफ्लेक्टेड रीजन है और ये ट्रांसमिट रीजन में। रिफ्लेक्टेड रीजन में पैटर्न अगर ये फॉर्म हो रहा है तो ट्रांसमिट रीजन का पैटर्न ये है। जब दोनों पैटर्न को हम पास पास लेके आते हैं तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रीजन में जहाँ मैक्सिमा बन रहा है, ट्रांसमिट रीजन में वहीं मिनिमा बन रहा है। मतलब रिफ्लेक्टेड रीजन में जहाँ कंस्ट्रक्टिव पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ट्रांसमिट रीजन में उसी जगह उसी कंडीशन पे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि थिन फिल्म के रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रीजन के जो पैटर्न्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये देखते हैं कि वे शेप्ड फिल्म क्या होती है। तो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दो सरफेसेज हैं, किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ पे जुड़ी हुई हैं, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाने पर लगातार इन सरफेसेज के बीच की जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जा रही है। थिकनेस को यहाँ पे अलग अलग T1 T2 T3 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो फिल्म बनी है दो सरफेसेज के बीच, इसी को हम वे शेप्ड फिल्म कह रहे हैं। इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, देखिए दो ग्लास प्लेट्स हैं, दो ग्लास प्लेट्स किसी एंगल थीटा पे जुड़ी हुई हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर जाने पे लगातार इन फिल्म की थिकनेस बढ़ती चली जा रही है, तो इस फिल्म को हम वे शेप्ड फिल्म कह रहे हैं। तो ग्लास प्लेट्स के बीच जो आप एयर फिल्म देख रहे हैं वो एयर फिल्म वे शेप्ड थिन फिल्म है। तो आइए रे डायग्राम से समझते हैं। तो एक वे शेप्ड थिन फिल्म है, हम मान के चल रहे हैं कि जो थिन फिल्म है इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर का मीडियम एयर है। दोनों फिल्म किसी एंगल थीटा पे जॉइंट है। तो जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड रीजन में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं R1 R2 उनको दिखाया गया है। क्योंकि ये रेज एक ही सोर्स से डेवलप की गई हैं, तो ये कोहेरेंट होंगी और इनके सुपर पोजिशन से इस रीजन में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो पार्ट डिफरेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। यहाँ जो लैम्डा बाई 2 है वो जो फर्स्ट रे डेंसर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस रे में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उस
जिसकी वजह से यहाँ पे λ/2 का टर्म ऐड हुआ है। तो अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो और वेज एंगल बहुत छोटा हो, तब उस कंडीशन में जो नेट पाथ डिफरेंस होगा रिफ्लेक्टेड रेज में, वो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2μt प्लस λ/2। तो अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो थिकनेस 0 है, तो जब इस फॉर्मूले में थिकनेस 0 रखेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 होगा। तो पाथ डिफरेंस, दो रेज के बीच का पाथ डिफरेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा λ/2 है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डार्क फ्रिंज बनेगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पाथ डिफरेंस हमेशा λ/2 है, तो इसलिए वे शेप्ड फिल्म में इस जगह हमेशा डार्क फ्रिंज यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। आइए हम देखते हैं कि थिन फिल्म में इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए एक्सटेंडेड सोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम थिन फिल्म को एक पॉइंट सोर्स से इल्यूमिनेट करें, तो हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट सोर्स से इल्यूमिनेट करने पे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग इंटरफेरिंग रेज का पेयर डेवलप होता है। तो अगर हमें इंटरफेरेंस देखना होगा तो अपनी आँख को एक इंटरफेरेंस देखने के लिए एक जगह रखना पड़ेगा, दूसरे पेयर का इंटरफेरेंस देखने के लिए उसकी तरफ लाना पड़ेगा। मतलब पूरा पैटर्न देखने के लिए आपको अपनी आँख को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करना पड़ेगा और एक बार में इस फ़िल्म का पूरा पैटर्न हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। अब अगर हम इसी फ़िल्म को एक एक्सटेंडेड सोर्स से इल्यूमिनेट करें, तो देखिए हम डायग्राम में देख रहे हैं कि डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो सारी की सारी लाइट आँख पे एक साथ पहुँच रही हैं। तो अगर इस कंडीशन में हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आँख को एक ही पोजीशन में रख के, एक सर्टेन पोजीशन में रख के पूरी फ़िल्म का पैटर्न हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थिन फ़िल्म से पूरे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए हमें एक्सटेंडेड सोर्स की ज़रूरत पड़ती है।